और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गोपालगंज जहरीली शराब कांड से जुड़ी 9 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा इस मामले में सुनाई गई है। गोपालगंज जिले में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हो गई थी। 16 अगस्त 2016 को जहरीली शराब कांड में 19 लोगों की मौत हुई थी। 6 लोगों ने आंखों की रोशनी गंवा दी थी और इस मामले में आज अब सजा का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कि 19 लोगों की जान गई थी। 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। सबसे अहम बात यह कि इस पूरे मामले में 19 लोगों की मौत हुई थी। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या कहा गया सजा का ऐलान करते वक्त? बिल्कुल, देखिए, गोपालगंज में 16 अगस्त 2016 को जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 6 लोग अंधे हो गए थे। इस मामले में 4 साल तक लगभग सुनवाई चली और आज गोपालगंज एडीजे 2 ने इस पूरे मामले में सजा सुनाया है, जिसमें 9 आरोपियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है, जबकि 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साफ तौर पर सजा के दौरान जज ने यह कहा कि बिहार में क्योंकि शराबबंदी है और ऐसे में यह शराब कहां से और कैसे पहुंचा था, इसकी पूरी जांच हुई थी और जांच के बाद आज इस पूरे मामले में सजा सुनाया गया। साफ तौर पर जज ने कहा कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो जहरीली शराब कहां से पहुंचा, किस तरह से बनाया जा रहा था और अगर बिहार में बंदी है तो फिर इसको लाने की जरूरत क्या थी और ऐसे कारोबार में संलिप्त होने की क्या जरूरत थी। इसी मामले की सुनवाई में आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें 9 आरोपियों को फांसी की सजा जबकि 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल। और उधर बंगाल के चुनावी रण से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक और तो टीएमसी ने आज अपने 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस बार नंदीग्राम से ही चुनाव मैदान में उतरेंगी। हर बार वो भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ नंदीग्राम से लड़ने जा रही हैं। और इस बीच 7 मार्च को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले ही बीजेपी के खेमे से आई एक बड़ी खबर। मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे। ऐसे में जबकि सियासी घमासान का ऐलान हो चुका है, आज टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 291 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 3 सीटें सहयोगी दल को दे दी है। लेकिन उधर बीजेपी भी पूरी तैयारी में और एक के बाद एक कई बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे 7 मार्च को। 7 मार्च की तारीख बेहद अहम, जब एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी रैली में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसे में जबकि कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट ममता बनर्जी ने काट दिए और माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कई विधायकों के टिकट काट दिए गए। लेकिन इससे पहले जबकि शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था कि नंदीग्राम से वो चुनावी मैदान में होंगे, तो ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया था कि नंदीग्राम से उतरेंगी और वो सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही टीएमसी ने बंगाल के लिए तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी पार्टी के 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और साफ कर दिया कि वो सिर्फ नंदीग्राम सीट से इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। ममता बनर्जी 10 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। टीएमसी की लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिए गए, जबकि 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं 79 सीटों पर टीएमसी ने एससी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे और 17 सीटों पर एससी उम्मीदवारों को उतारा है। टीएमसी ने 3 सीट अपने सहयोगी के लिए छोड़ दी है। ममता बनर्जी ने अपनी मौजूदा सीट से शोभन देव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी को शिवपुर सीट से चुनावी पिच में उतारा गया है। ममता सरकार में वित्त मंत्री अमित मित्रा को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य कारणों को उनके चुनाव न लड़ने की वजह बताई है और अपने 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया है। 3 सीटें सहयोगी दल को चुनाव के लिए दी है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि कई नामी चेहरे मैदान में इस बार नहीं होंगे और साफ तौर पर उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने कई विधायकों और मंत्रियों के भी टिकट काट दिए हैं। लेकिन अब जबकि घमासान का ऐलान हो चुका है, कोलकाता में मौजूद हैं
हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा और अमित सिंह, साथ ही मुंबई से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये, यतेंद्र, जो टिकट काटे हैं ममता बनर्जी ने, जिसमें कुछ मंत्री भी हैं और कुछ विधायक भी हैं, क्या वजह मानी जा रही है कि बड़ी तादाद में विधायकों के टिकट ममता बनर्जी ने काट दिए? देखिए, बिल्कुल जो टिकट काटे गए हैं उसमें ममता बनर्जी की तरफ से यही बताया गया है कि जो राजनीतिक परिदृश्य और जो जिस तरह का उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी और जो कैडर का और जो वहाँ की जनता के मन में जो कई सारे संशय थे, कई सारे सवाल थे, तो जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने उनको टिकट नहीं दिया। एक दो लोगों का स्वास्थ्य खराब था, उनकी एज भी हो गई थी, तो इस वजह से भी टिकट काटे गए हैं। साहब ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि 80 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी रही है उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, और जिन्होंने अच्छा काम किया और जो काम के पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं उन लोगों का भी टिकट काटा गया है। ये ममता बनर्जी ने साफ कहा है, और ये एक बार फिर से आशीर्वाद मांगा है कि माँ माटी मानुष का जो उनका शुरू से नारा रहा है, इसी नारे के साथ वो एक बार फिर से आएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगा है। जी अमित, लेकिन जो सबसे अहम और बड़ी बात है वो ये कि क्या ममता बनर्जी को कुछ एहसास हो रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर सकता है, इसीलिए नाप तौल के टिकट दिए गए और बड़ी तादाद में कुछ नए चेहरे मैदान में उतारे गए? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे, उनकी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही थी, और इसके अलावा दुआरे सरकार जो प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था उस प्रोग्राम के द्वारा प्रशांत किशोर की टीम ने लोगों को नब्ज तक जाने की कोशिश की कि आखिरकार जो लोग हैं वो अपने इलाकों में किन किन नेताओं से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं, और उन नेताओं का नाम ममता बनर्जी को सुझाया गया था, और जिसके बाद कई जो नेता हैं, दिग्गज नेता, उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि कई ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर लगातार वो काम करते रहेंगे, इलाकों में वो पार्टी के लेकर काम करते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 सीटें थी, भवानीपुर और नंदीग्राम। बताया ये जा रहा था कि ममता बनर्जी 2 सीटों से लड़ सकते हैं, लेकिन अब इस लिस्ट के आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी केवल नंदीग्राम से लड़ेंगी। यानी ममता बनर्जी लेकर अपना कॉन्फिडेंट है, जिस तरीके से उन्होंने सिंगुर नंदीग्राम आंदोलन किया था 2006-07 में, उसको लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और इसी वजह से केवल 1 सीट से वो लड़ रही है। अब शुभेंदु अधिकारी जो वहां के भूमिपुत्र कहे जाते हैं, काफी दिलचस्प होगा अगर बीजेपी उनको टिकट देती है और वो वहां से कंटेस्ट करते हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले ही वो ऐलान कर चुके थे कि वो 50,000 से ज्यादा वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएंगे, तो सबकी नजरें जो हैं अब नंदीग्राम सीट पर होगी। अगर हम बात करें उत्तर 24 परगना जिले की, तो जिस तरीके से बैरकपुर, भाटपाड़ा, बीजपुर, उन तमाम जगहों पे जो है नए चेहरे दिए गए हैं जो इस बार कंटेस्ट करने जा रहे हैं, और ग्राउंड जीरो से उठा के, क्योंकि वहां पर जो विधायक थे वो उनसे जाके वहां की जनता काफी ज्यादा नाराज थी, तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से दुआरे सरकार प्रोग्राम किया गया था, और ये तमाम समीकरणों का ख्याल रखते हुए ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के 291 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। लेकिन अब निगाहें नंदीग्राम पर भी होगी, क्योंकि नंदीग्राम में महासंग्राम अब तय माना जा रहा है, और अब ऐसे में मौका मिल गया बीजेपी को एक बार फिर तंज कसने का। और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि दरअसल ममता को भवानीपुर से हार का डर सताने लगा था, इसीलिए वो भवानीपुर छोड़कर अब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने चली गई हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष हैं। दिलीप जी, ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कहा यह है कि वो सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी। कॉन्फिडेंस उनका इतना है कि कह रही कि अब मैं भवानीपुर से लड़ूंगी नहीं। मुझे लग रहा है कि भवानीपुर उनके लिए सेफ सीट नहीं है। ये पहले भी हम बोले थे जब वो नंदीग्राम की बात की थी, क्योंकि उसमें संख्यालघु वोट का एक इक्वेशन है, और भवानीपुर में 2014 में पार्लियामेंट में हम लोग लीड लिए थे, इस बार भी, और लगभग बराबर की चली है, इसलिए वहाँ से वो भागना चाह रही है, और उनको लग रहा है कि नंदीग्राम ठीक है। इसके पहले पोर्ट से लड़ने की भी बात हुई थी, क्योंकि उनके पास एकमात्र सहारा है संख्यालघु वोट। वहाँ लगभग 35% मुस्लिम वोट है, इसको आधार बनकर वो जीतना चाहती है। आप लोग क्या वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने जब खुलेआम कह दिया कि वो लड़ना चाहते हैं और 50,000 वोटों से हराएंगे, तो इससे अच्छा कैंडिडेट कोई मिलेगा? आप लोग घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं उनकी? नहीं, लिस्ट निकलेगा तो सब घोषणा हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी वहाँ सिटिंग MLA हैं, जीते हैं, मंत्री हैं, उनका पूरा वहाँ और पकड़ है। वो चाहे तो जरूर उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा, तो उसका निर्णय करेंगे हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड। उनके सामने सारा सुझाव हमने रखा है, तो बहुत जल्दी उसका घोषणा हो जाएगा पूरी
2 फेज का। एक बड़ा ही अनयूजुअल सा आरोप लगाया ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि लेफ्ट का जो कोलिशन है कांग्रेस के साथ, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी की। अब ये तो बात किसी की समझ में नहीं आ रही। नहीं, इसका मतलब है, मतलब वो हारेंगे, कोई बहाना पहले से बना कर रख रहे हैं कि ये लोग सारे मिल गए इसलिए हम हार गए। कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ऐलान करके रखा है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ताकत पर लड़के जीतेंगे। ऐसे में जबकि बीजेपी अब हमलावर है ममता बनर्जी पर, यतेंद्र, बड़ा सवाल यह है कि 291 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार, 3 सीटों पर जीजेएम के उम्मीदवार, और ऐसे में जबकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अब टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है दार्जिलिंग के इलाके में, पहाड़ी इलाके में, और ममता को लग रहा है कि वहां फायदा मिल सकता है। एक ही सीट पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने को लेकर क्या टीएमसी इसे फ्रंट फुट पर खेला गया स्ट्रोक मान रही है, या फिर बीजेपी को सिर्फ एक मौका मिला है तंज कसने का भवानीपुर के नाम पर? देखिए, जहाँ तक ममता बनर्जी की रणनीति है तो वो सीधे पलटवार की राजनीति और आक्रामक राजनीति के तौर पर जानी जाती है। जब उनको चैलेंज दिया गया कि नंदीग्राम सीट से आए तो उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और अपने कैडर में, अपने वोटर में और पश्चिम बंगाल की जनता में उन्होंने मैसेज दिया कि उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और अपनी जो परंपरागत सीट है भवानीपुर, उसको छोड़कर उन्होंने जोखिम लिया। और जहाँ बीजेपी के नेता उन्हें लगातार चुनौती दे रहे थे, उसमें जाकर अब वो उनको टक्कर देंगे, यानी कि सीधे। और जो बार बार कयास लगाई जा रही थी कि 2 सीटों से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती हैं, उन्हें डर की वजह से 2 सीटों पर आ सकती है, तो साफ मैसेज दिया है कि वो कॉन्फिडेंस है नंदीग्राम की सीट को लेकर, जनता उनके साथ है। ये एक मैसेज पूरे पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट के बहाने दिया है। हालांकि बीजेपी ने उस पर भी तंज कसना शुरू कर दिया है कि वहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम आबादी है 35%, तो उसका बहाना, यानी कि एक तंज उस पर कस रहे हैं कि वो अपने लिए सेफ सीट देखकर वहाँ पर गई है। भले ही बीजेपी उन पर पलटवार करे, लेकिन ममता ने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो फ्रंट फुट पर खेल रही हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि नंदीग्राम में इकलौती विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर के भी वो विजयश्री हासिल कर सकती है। लेकिन उधर बीजेपी की भी तैयारी हो रही है और 7 मार्च को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले ही बीजेपी के खेमे से एक बड़ी खबर आई। न्यूज 18 की कमालनिक सेनगुप्ता की खबर है कि मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता में होने वाली रैली में मंच पर पीएम मोदी के साथ रहेंगे और उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मिथुन के लिए पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। कुछ दिन पहले ही मिथुन चक्रवर्ती आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी करने गए थे, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। और अब यह साफ हो चुका है कि बीजेपी में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती और मौका भी बेहद खास होगा 7 मार्च को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होगी। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जोड़ रहे हैं मुंबई से। अभिषेक, क्या मिथुन चक्रवर्ती की यह तैयारी पहले से ही थी कि बीजेपी में उन्हें शामिल होना है, बस ऐलान का इंतजार था जो दिन आज आया? बिल्कुल, जिस तरीके से मोहन भागवत की मुलाकात 16 फरवरी को मिथुन चक्रवर्ती के घर पर हुई थी, करीब 2 घंटे की मुलाकात हुई थी, लेकिन इस दौरान बहुत चीजें साफ हो गई थी। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने जब न्यूज 18 से बात किया था तो उन्होंने कहा था इस तरीके का कोई भी अभी पॉलिटिकल उनका मूव नहीं होगा, लेकिन 2016 के आसपास जब उन्होंने राज्यसभा टीएमसी की छोड़ी थी, उसके बाद फिर से वो फिल्म इंडस्ट्री में लौट आए थे। मिथुन चक्रवर्ती एक बड़े चेहरे के तौर पर पश्चिम बंगाल में जाने जाते हैं और बीजेपी को पता है कि अगर मिथुन चक्रवर्ती फिर से कलकत्ता की राजनीति में लौटते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा माइलेज मिलेगा। और शायद एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ आरएसएस लगातार उन्हें अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहा था और फाइनली वो दिन आ गया। बिल्कुल, और आखिरकार अब वो तय हो गया है कि 7 मार्च को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होगी वो खुद स्वागत के लिए मंच पर मौजूद होंगे। लेकिन बंगाल चुनाव पर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल में हेलमेट हो ना हो, सिर पर टोपी हो तो पुलिस चालान नहीं काटती। मनोज तिवारी को पूरी बातचीत आज देखिए रात 7:57 पर। मत बांटो दीदी, जो होगा चुनाव में होगा। अच्छा, वोट के पहले तो लिस्ट आनी पड़ेगी और लिस्ट में जब टीएमसी से आए हुए नाम होंगे तो बवाल तो कटेगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि टीएमसी में सब बुरे लोग हैं। जो आपके पास आ जाए वो तो अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं। वॉशिंग पाउडर भाजपा जो ममता बनर्जी कहती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कोई तो है केमिकल, देखो नहीं, हमारे यहाँ पोंछ के उसको एकदम बना लेते हैं नहीं वाला। हमारा ये विचार है कि हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं,
लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो नीति नियंता है, वो इस जो मतलब जो नीति बनाने वाले लोग कौन हैं, उस पे जब बात होती है कि यहाँ तो बस असली हम दो हमारे दो तो यहाँ है। राहुल जी कम से कम यहाँ तो समझ लिए, जो भी वो नहीं आ रहे यहाँ जो भी तमिलनाडु में, केरल, पांडिचेरी, असम, हाँ वो क्या कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जब तो उनके लिए कहेंगे कि आंगन ही टेढ़ा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे दीदी और उनका जो भतीजे हैं, इन दोनों लोगों से उनकी पार्टी के लोग भी त्रस्त हो गए। एक समय आप याद करिए जब हम लोग भी सोचते थे अच्छा चलो यार दीदी आई है, बड़ी संघर्ष से आई है, लोगों का दर्द समझेगी, लोग काटे जाने लगे सर उस जगह जहाँ के ना हम लोग वो स्थिति देख नहीं सकते भैया। और आप उस पर सिर्फ राजनीति करते रहे। हमारे, मैं कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करता, लेकिन अगर हेलमेट की जगह लोग टोपी रखने लगे कि हम इससे निकलेंगे तो पुलिस हमको कुछ नहीं बोलेगी, तो फिर जनता बोलेगी। तो सियासत सिर्फ तंज और दल बदल की ही नहीं बल्कि वैक्सीन पर भी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। और इस समय की एक बड़ी खबर कोरोना की वैक्सीन पर शुरू हुई इसी सियासी घमासान से जुड़ी है। जिस स्वदेशी वैक्सीन पर पूरा देश भरोसा कर रहा है, उन्हीं वैक्सीन पर विपक्ष के कुछ नेता सवाल खड़े करने लग रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से तैयार हुई जिस वैक्सीन को खुद प्रधानमंत्री भी लगवा चुके हैं, उसी वैक्सीन का विरोध करके कुछ नेता वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार वाले छत्तीसगढ़ ने तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर ही सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले पंजाब सरकार भी कोवैक्सीन का विरोध कर चुकी है, जबकि केरल की पिनरई विजयन सरकार भी इसके विरोध में सियासत शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने विपक्ष को वैक्सीनेशन पर सियासत न करने की नसीहत दी और वैज्ञानिकों का अपमान करने का सीधा आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। और हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें। ये है 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वो नेता हैं जिन्होंने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए। पहली तस्वीर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की है और इसमें राज्य में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे। तो दूसरी तस्वीर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की और तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की है, जिन्होंने शायद सिर्फ सियासी फायदे के लिए ही केरल सरकार की तरह से कोवैक्सीन की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए थे। बीजेपी ने वैक्सीन को बगैर वजह के मुद्दा बनाने पर कांग्रेस पर सीधे हमला किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस और लेफ्ट की सियासत को वैज्ञानिकों का अपमान करार दिया है। ऑपोजिशन स्टेट्स हैं, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, जिनमें मुख्यतः पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल का भी नाम आता है। इन 3 राज्यों ने कहा है कि वो कोवैक्सीन, जो हिंदुस्तान का अपना मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है, जो स्वदेशी वैक्सीन है, उसका टीकाकरण अपने राज्यों में वो नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। यह इसके बाद भी कि कल ही आपने देखा कि किस प्रकार आईसीएमआर और जो निर्माता कोवैक्सीन के हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कोवैक्सीन के, उन्होंने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डाटा रिलीज किया, एफिकेसी डाटा आफ्टर फेज 3 ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन। और इस एफिकेसी डाटा के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरर ने और आईसीएमआर ने कहा कि 81% का एफिकेसी, 81% एफिकेसी कोवैक्सीन का है। यह सब कुछ सामने आने के पश्चात जिस प्रकार की राजनीति कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं, यह बिल्कुल अवांछित है। इस बीच देश में लगातार कोरोना का करारा वार जारी है। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद पिछले 24 घंटे में ही 13,90,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से ऐसा पहली बार हुआ जब एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया है। इनको मिलाकर अब तक कुल 1,80,00,000 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। इस बीच भारत बायोटेक ने रिपोर्ट जारी कर कहा है स्वदेशी कोवैक्सीन 81% तक कारगर है। कोवैक्सीन के आंकड़े सामने आने से वैज्ञानिकों में भी भरोसा बढ़ा है। भारत बायोटेक की रिपोर्ट में कोवैक्सीन को दुनिया की सबसे असरदार कोवैक्सीन माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन के ट्रायल के 3 फेज भारत में ही किए गए। भारत में ही रिसर्च और ट्रायल की वजह से स्वदेशी कोवैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन में से एक बनकर उभरी है।
भारत में कोवैक्सीन की एक डोज 250 रुपए में लगाई जा रही है, जबकि विदेशों में तो वैक्सीन की एक डोज की कीमत 2000 रुपए तक जा रही है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का पहला मैच आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में होना है। देश और दुनिया के मशहूर क्रिकेटर इस सीरीज में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इस सीरीज का शुभारंभ आज शाम प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और पहला मैच भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच खेला जाएगा। रायपुर में क्रिकेट के सितारे, भगवान भी खुद पहुंचे द्वारे, क्रिकेट के युवराज भी पधारे। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, क्रिकेट का महाकुंभ। जी हां, तैयार हो जाइए क्रिकेट के सबसे दिलचस्प और रोमांचक मुकाबले के लिए। रायपुर में दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर अपनी बैटिंग और बॉलिंग का जलवा बिखेरने वाले हैं। शुरू हो रहा है क्रिकेट का महाकुंभ, जिसे रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का नाम दिया गया है। देखिए, इस वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में शामिल होने जब क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर और उनके साथी क्रिकेट के युवराज यानी युवराज सिंह पहुंचे, तो उनका कैसा भव्य स्वागत हुआ। कोरोना के खतरों के चलते दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी पीपीई किट में नजर आ रहे थे। अब जरा क्रिकेट के इस महाकुंभ से जुड़ी कुछ खास बातें जान लीजिए। 5 मार्च से 21 मार्च तक होंगे मुकाबले। सीरीज के दौरान कुल 15 मैच होंगे। 6 देश प्रतियोगिता में ले रहे हिस्सा। भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका की टीम, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की भी टीम। 5 मार्च को भारत का बांग्लादेश से मुकाबला। सीएम भूपेश बघेल प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ। कोविड के चलते बबल जोन में रहेंगे सभी प्लेयर्स। तो फिर तैयार हो जाइए क्रिकेट के रोमांचक और रंगारंग महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए और अपने शहर में क्रिकेट के सितारों को साक्षात देखने के लिए। बस इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। और इस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और स्टेडियम के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 6 वर्षों के बाद लगभग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच का आयोजन हो रहा है। मैं अपने सहयोगी इमरान कुरैशी कहूंगा कि वो दिखाएं स्टेडियम का नजारा किस तरह से है और पूरा सज कर तैयार है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर 2500 पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेंगी। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, ब्रायन लारा हो, मुथैया मुरलीधरन हो, तमाम को 3 कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ तैनात किया गया है। सभी खिलाड़ियों को वीवीआईपी जोन है वहां पर रखा गया है, बबल जोन में रखा गया है और सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। चूंकि कोविड काल चल रहा है, इसलिए आज से उन्हें कोई भी बाहर का व्यक्ति या फिर बाहर के जो अधिकारी है वो भी नहीं मिल पाएंगे। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात किया गया है और 5 बजे से दर्शकों की एंट्री हो जाएगी। इस शहीद वीर नारायण स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जो क्षमता है वो 46,000 की क्षमता है, लेकिन कोविड काल के चलते यहां पर जो क्षमता है उसे घटाया गया है। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो, यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। 10 साल का कृष्ण कन्हैया, वो जब बांसुरी की तान छेड़ता है तो पूरी दुनिया सब कुछ भूल जाती है। मेरा नाम अनीस बन रहा है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मैं 10 साल का हूँ और मैं एक फ्लूट प्लेयर हूँ। ये है यंग जीनियस, जिसकी सुबह और शाम की साथी बांसुरी है। ये है यंग जीनियस जो 4.5 साल की उम्र से बांसुरी थाम चुका था, जिसके पास अब 100 से ज्यादा बांसुरियां हैं, जिसके गुरु उसके पिता हैं। मेरा एम है कि वन डे मेरा ये जो बांसुरी का धुन है वो सारा वर्ल्ड में बजे और इवन मून तक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले उड़ीसा के अनिर्बन रॉय के साथ। जब मैं रात में सोता हूँ तो पापा कोई ना कोई राग चला देते हैं, वो मैं 80% या 90% बजा देता हूँ। ये अच्छा सिस्टम है, रात को राग ऑन करके अपलोड और सुबह उठ के बांसुरी पे डाउनलोड।
जो प्रतिष्ठित MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप पाने वाले सबसे छोटे बच्चों में से एक है, जिसे सुरेश वाडकर ने मास्टर मदन अवार्ड से नवाजा, जिसके वीडियो YouTube पर 20 लाख से ज्यादा बार देखे गए। मैं श्योर हूँ कि गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखे है। आ रहा है ये यंग जीनियस 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। तो मनोज भैया खेला हो बे? खेला तो होवे दादा, खेला हो।